से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। अगर आप भी इस साल भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि आपको भीमा शंकर कैसे जाना है, यहाँ पे आपको कहाँ पे रुकना है, रूम का किराया कितना होगा, भीमा शंकर में आपको दर्शन कैसे करने हैं, साथ ही साथ भीमा शंकर के आसपास और कौन सी जगह हैं जिसके दर्शन आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं, और यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा महीना कौन सा होगा आपके लिए, यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक अप्रॉक्स बजट भी बताऊंगी कि आपके पास कितना बजट होना चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं भीमा शंकर तक आने का। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आपको भीमा शंकर तक पहुंचना कैसे है। तो देखिए, यहाँ पे आप बाई फ्लाइट आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो बाई बसेस भी आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट से। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाह रहे हैं तो भीमा शंकर से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पुणे। आपको सबसे पहले आना होगा पुणे एयरपोर्ट, और पुणे एयरपोर्ट से आके आप चाहें तो बस स्टैंड आ सकते हैं और उसके बाद भीमा शंकर की बस ले सकते हैं, या फिर जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर आइएगा वहाँ पे आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी, तो आप उनसे भी आ सकते हैं भीमा शंकर तक। अब बात करते हैं अगर आप बाई ट्रेन आने की सोच रहे हैं तो अगर आप बाई ट्रेन आने की सोच रहे हैं तो आपको आना होगा पुणे रेलवे स्टेशन, और पुणे रेलवे स्टेशन से अगेन आप चाहे तो कैब बुक करके भीमा शंकर तक आ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पहले आप बस स्टैंड जाइए और वहाँ से जो सीधी बसेस मिलती हैं भीमा शंकर की वहाँ तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इनकेस बस से आना चाह रहे हैं तो अगर आप बस से आना चाह रहे हैं तो मेनली महाराष्ट्र के अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले आना होगा पुणे, और यहाँ जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको भीमा शंकर के लिए डायरेक्ट बसेस मिलती है। हालांकि आपको थोड़ी सी टाइमिंग का ध्यान रखना होगा, टाइमिंग थोड़ी सी जो क्योंकि पहाड़ी इलाका है इधर, तो शाम के टाइम पे ना ज़्यादा बसेस नहीं चलती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि भीमा शंकर में रुकने की क्या व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, अगर आपको भीमा शंकर में स्टे करना है ना, तो जैसे ही आप बस स्टैंड के पास उतरेंगे ना, तो वहीं पे एक होम स्टे है जिसका नाम है भीमा शंकर होम स्टे। लेकिन जब आप सावन के महीने में आते हैं ना, तो यहाँ का प्राइस थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिल सकता है, मतलब 1500 से लेके 3000 आपको पर रूम के हिसाब से यहाँ पे पे करने होंगे। और नंबर मैंने ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, आप चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के पास एक अनिकेत लॉज है, तो आप इस लॉज में भी चाहे तो रुक सकते हैं। यहाँ का किराया थोड़ा सा कम है, तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए एक और ऑप्शन मैं आपको देती हूँ कि जैसे अगर आप भीमा शंकर जाते हैं ना, तो भीमा शंकर से 10 किलोमीटर पहले एक और रुकने का अच्छा व्यवस्था है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया है। तो आप MTDC भीमा शंकर जो होम स्टे है ना, यहाँ भी रुक सकते हैं। यहाँ पे इनफैक्ट आपको VIP रूम मिलेगा, जो नॉर्मल डिलक्स रूम होते हैं वो मिलते हैं। यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री की भी व्यवस्था देखने को मिल सकती है, तो आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग अगेन यहाँ से अपनी बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ना आपको पहले बुकिंग करा के जाना होता है, तो वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहाँ से जाकर पहले एक बार चेक कर लेना कि रूम्स किस तरीके के हैं, उनके चार्जेस क्या हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी बुकिंग कर लेना। चलिए अब बात करते हैं कि मंदिर में आपको दर्शन कैसे करने जाना है। नॉर्मली वैसे अगर आप यहाँ पे पूजा करने जाते हैं ना, तो आपको भीड़ कम मिलती है, लेकिन स्पेशल ओकेजन पे और स्पेशली सावन के महीनों में यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे ना एक खास ध्यान आपको जो रखना होता है वो है अपनी ड्रेसिंग सेंस का। तो जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे एक होर्डिंग लगी हुई है जिस पे क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि आपको जो ड्रेस है वो डिसेंट पहन के आना है, फटे चिटे कपड़े पहन के नहीं आने हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पहन के नहीं आने हैं। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। साड़ी या सूट पहन के यहाँ पे जा सकते हैं दर्शन करने। देखो यहाँ से ऐसे भीड़ आती है और इधर की तरफ होते हुए ये है मंदिर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, यहाँ की तरफ जाती है। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर पहले दर्शन करने। अब जब इस मंदिर के दर्शन करने आप आए ही हैं, तो इससे जुड़ी जो थोड़ी इतिहास है उसको जरूर मैं आपको बताना चाहूँगी। तो जब आप इस मंदिर में आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको भगवान शिव जी हर टाइम जो इनका शिवलिंग होता है वो चांदी के कवच से ढका हुआ रहता है। लेकिन अगर आपको जो ज्योतिर्लिंग है उसके मूल स्वरूप के दर्शन करने हैं, तो सुबह 5 बजे के अप्रॉक्स जब यहाँ पे आरती होती है ना, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। या फिर दोपहर में कुछ टाइम के लिए, मतलब 12 बजे के ऑलमोस्ट कुछ टाइम के लिए ऐसे जो चांदी का कवच है ना उसको हटाया जाता है, और
और जो मूल स्वरूप है उसके दर्शन होते हैं। शिव पुराण में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में भीमाशंकर जगह के आसपास एक असुर रहा करता था जिसका नाम था त्रिपुरासुर, जिसने अपने तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था और उनसे ऐसा वरदान ले लिया था कि ना तो कोई उसे नर मार सकता है और ना ही नारी। और इस वरदान को लेने के बाद उसने पूरे पृथ्वी पे तहलका मचा दिया था। तो भगवान शिवजी ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके उसका वध किया था और उसके बाद इसी भीमाशंकर नामक जगह पे आके विश्राम किया था। तभी से यहाँ पे भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होने लगी थी। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दर्शन करने में कितना समय आपको लग सकता है। तो अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं ना, जैसे मैं नॉर्मल डेज में गई थी तो मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे थे जब मैं लाइन में खड़ी हुई थी। उसके बाद मुझे भगवान शिव जी के अच्छे से दर्शन हुए थे। लेकिन अगर आप अगेन सावन के महीने में आते हैं तो भाई आपको घंटों लाइन में लगे रहना पड़ सकता है। और यहाँ पे एक और बहुत नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि मंदिर से बाहर ना एक घंटा आपको दिखेगा। लेकिन जैसे नॉर्मली लोग इसको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे ना तो इस घंटे को ध्यान से देखना। ये जो घंटा है ये चर्च से लाकर यहाँ लगाया गया है, क्योंकि इस घंटे के ऊपर ना जो क्रिश्चियन लोगों का क्रॉस का जो सिंबल होता है वो बना हुआ है और यहाँ पे डेट भी मेंशन है, 1729 में इस घंटे का निर्माण हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो भीमाशंकर जो मंदिर है उसमें जाने से पहले ही एक छोटा सा मार्केट आपको देखने को मिलेगा और इस मार्केट में आपको चाय, कॉफ़ी, मैगी और यहाँ की जो सबसे स्पेशल मिठाई होती है वो मावे की बनी हुई होती है। तो ये मिठाइयाँ भी आपको देखने को मिल सकती हैं और इन मिठाई को लेकर आप मंदिर में भी जा सकते हैं भगवान शिव जी को भोग लगाने। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि आपने शिव जी के दर्शन कर लिए, अब मंदिर के आसपास और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिसे घूमने के लिए, जिसे देखने के लिए आपको जाना चाहिए। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो नाम आता है वो है गुप्त भीमा का। और ये जो गुप्त भीमा का रास्ता है ना वो भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर जाता है। तो मतलब जब आप इस रास्ते पे जाओगे ना तो आपको काफ़ी अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे और आपको काफ़ी वाइल्ड फ्लावर्स वगैरह भी इधर देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ना सबसे पहले जब इस रास्ते में आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। हालांकि मतलब बहुत लोग इसको नोटिस भी नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये दिख जाएगा मंदिर में, रोड के एक साइड दिख जाएगा, मतलब रास्ते के एक साइड दिख जाएगा। और ये जो गणेश भगवान है ना, इनको ऐसा कहा जाता है कि जब शिव जी ने असुर का वध किया था तो उस वध को होते हुए गणेश भगवान ने देखा था, इसीलिए इस मंदिर का नाम साक्षी विनायक मंदिर है। और इस मंदिर से जैसे ही आप थोड़ी दूर आगे बढ़ते हो ना तो फिर आपको ये गुप्त भीमा जो जगह है यहाँ पे आप पहुँचते हो। यहाँ पे आपको भीमाशंकर की एक छोटी सी मतलब पत्थर की मूर्ति रखी हुई है और उसके ऊपर नेचुरल फ्लो जो होता है वाटर का वो हो रहा होता है। ऊपर पहाड़ों से जल आते रहता है जो भगवान शिव जी के ऊपर गिरते रहता है। यहीं पे आपको भीमा नदी का उद्गम स्थल भी देखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा मतलब ऐसे घेरा करके बनाया गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्लेस जहाँ आपको घूमने जाना चाहिए वो है सनसेट पॉइंट, जिसे मुंबई पॉइंट कहते हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर जो सनसेट होता है ना वो देखने को मिलता है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि यहाँ पे जाओ आप। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो यहाँ पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ भी आप दर्शन करने आ सकते हैं। मंदिर के बाहर आपको एक छोटा सा जलाशय भी देखने को मिलेगा और ये जो मंदिर है ना इसका नाम है रोकड़ा हनुमान। तो स्थानीय लोगों में ये हनुमान जी का मंदिर काफ़ी फेमस है, काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो यहाँ आइए, भगवान हनुमान जी के दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और पास में ही है नाग फनी पॉइंट, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। और मतलब बेसिकली नाम जैसा है इसका, यहाँ आसपास आपको काफ़ी सारे कैक्टस के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, दैट्स वाई इसका नाम है नाग फनी पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा महीना सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आने का प्लान बना रहे हैं। तो नॉर्मली अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो महीना रहता है वो काफ़ी फेवरेबल रहता है यहाँ आने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग सावन में भी यहाँ आने की प्लान करते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप सावन में यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं ना तो अपनी जो रहने और खाने की व्यवस्था है ना वो पहले से करके आओ, मतलब एटलीस्ट होटल की बुकिंग तो पहले से करा के ही आओ, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो उस टाइम आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। अब बात करते हैं कि पर पर्सन बजट कितना आएगा। तो देखो, अगर मैं सिंपल बजट की बात करूँ ना तो इसमें मैं सारे चार्जेज इंक्लूड कर रही हूँ। जैसे कि अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपके आने जाने का ट्रेन का जो खर्च होगा और यहाँ पे रहने का, खाने का, दर्शन करने का, और इनफैक्ट अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ शॉपिंग करनी है या फिर स्थानीय जो भी और जगह हैं उसको घूमने जाना है, तो टोटल मिला के पर पर्सन ऑलमोस्ट आपको 3500 से लेके 4000 रुपये तक का खर्च आ सकता है।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा आपसे वो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी, आपको पसंद आई हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करा आपको पसंद आती है, देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि इसी तरीके की और वीडियो जब अपने चैनल पे लाऊं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।